Good morning, children. I am Dr. Savita Prasad, your physics teacher, and today's topic is sound. Sound is also a form of energy, but it is produced by vibration. Just mechanical energy of vibration transfer into the sound energy. And it needs material medium to propagate from one place to another place. Material medium, it requires material medium, so it is known as elastic wave or mechanical wave, because any wave needs medium to propagate from one place to another place, then that is known as elastic or mechanical wave. You know, it is produced by vibration, like harmonium, tabla, I think banjo. Yeah, even you can produce sound by the vibration. And ये आपका ट्रेवल करता है बाई रेगुलर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। यानी कि जब मैं बोल रही हूँ तो अपने आगे का एयर को रेयरफैक्ट कर रही हूँ, प्रेशर डाल के भगा रही हूँ, और नेचुरली वो जहां पे जाग गया वहां डेंस हो गया। सो डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, हम एयर का डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, बट दैट पार्टिकल्स नॉट प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू लिसन द साउंड। ओनली energy, sound energy propagate, and particles only vibrates from in front of me। यानी कि जैसे साउंड मैंने ऐसे प्रेस आवाज किया तो क्या हुआ, हमारे तुम भी फील करोगे जब तुम बोलते हो तो एयर में प्रेशर पड़ता है, तो एयर को मैंने रेयर फैक्ट किया। रेयर फैक्ट किया यानी कि वहां पे डेंसिटी आपका क्या हुआ, घट गया, और प्रेशर जो है वो घट गया, और नेचुरली क्या हुआ, वो कंप्रेस किया, आगे जाके वहां प्रेशर बढ़ गया और आपका डेंसिटी भी बढ़ गया। अब क्या हुआ, पार्टिकल्स फिर अपनी जगह पे वापस आ गया, वहां पे रेयरफैक्शन हुआ जहां कंप्रेशन था, और आगे के पार्टिकल को उसने मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर किया और वो आपका डेंसर हो गया फिर। यानी कि आपका रेगुलर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन से चारों ओर हमारी साउंड जो है प्रोपोगेट कर रही है। तो ये रेगुलर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि साउंड वेव, हम लोग का पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrates to and fro along the direction of propagation of the wave, and that is called, so it is called longitudinal wave. Transverse wave, what is the difference between the longitudinal wave and transverse wave? Transverse wave is the particles of the medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of the wave। जैसे कि आप लोग वाटर में देखा होगा, वाटर में अगर आपने डाल दिया कोई पत्थर या स्टोन डाला तो वेव्स बनते हैं ऊपर में, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव आपका इलास्टिक वेव भी होते हैं, मीडियम में भी ट्रेवल करते हैं, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जैसे कि लाइट वेव। लाइट वेव इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव। वहां पे आपका मीडियम, विदाउट मीडियम आपका स्पेस में से चला आ रहा है, इसका मतलब इसको मीडियम की नीड्स नहीं है, वो अलग बात है। न्यूटन्स ने कॉन्सेप्ट दिया है कि दैट इज हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। सो वो आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे उसका, कि दैट इज द हाइपोथेटिकल मीडियम, और उसमें लाइट ट्रेवल करता है। बट कहा जाता है कि लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है और विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल करता है, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका जो है वो आपका मीडियम का रिक्वायरमेंट उसको है ही, और इसलिए उसको हम लोग कहते हैं आपका इलास्टिक वेव या मैकेनिकल वेव। यानी कि ट्रांसवर्स वेव दोनों हो सकता है, आइदर मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलास्टिक वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ इलास्टिक या मैकेनिकल वेव हो सकता है। ये तो आपका हो गया। अब कहता है कि साउंड जो है हम लोगों ह्यूमन की जो रेंज है
साउंड सुनने की क्षमता जो है हम लोगों की, वो है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यानी कि वो साउंड जो 1 सेकंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट करे और इससे ज्यादा होता जाए, इसके 20,000 टाइम्स भी अगर वाइब्रेट करता है तो हम सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाले साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो हमारा ऑडिबल रेंज हो गया 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं या साउंड कहते हैं। आपका 20 किलो हर्ट्ज वाले को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग नहीं सुन सकते। ये हम लोग यूज करते हैं लेकिन हम लोग सुन नहीं सकते हैं। यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस पे। आजकल का मैकेनिकल युग में अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा है। जैसे इको, अल्ट्रा सोनोग्राफी होता है। फिर आपका इको आपका इको स्कैनर होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है। फिर आपका इको रेंजिंग होता है जो कि सोनार में यूज होता है। आपका इको स्कैनर है जो हमारे बॉडी के अंदर में कोई डिफेक्ट को पता लगाने के लिए यूज होता है। फोएटस का डेवलपमेंट इन यूट्रस उसको देखने के लिए होता है। और इको सोनोग्राफी जो होता है वो आपका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होता है। वो आपका कि आप शरीर में जो हार्ट का जो बीट जो होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, उसको रीड करने के लिए वो इमेज बनाता है और इसको इकोसोनोग्राफी कहते हैं। यानी कि आज के डेट में अल्ट्रासाउंड का हम लोग ह्यूमन भी उसका यूज करते हैं। वो अलग बात, हम लोग सुन नहीं सकते, वो हम लोगों के लिए ऑडिबल नहीं है। अल्ट्रासाउंड डिस्बास के लिए यूज होता है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि आपका साफ नहीं कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड से कर सकते हो। या बहुत किसी भी फ्लॉज को, किसी भी टूटा हुआ पार्ट को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, फ्लॉज को देखने के लिए यूज किया जाता है। हमारे शरीर के भी फ्लॉज को देखता है। साथ में बाहर में भी अगर आपका जैसे कि कहीं पर ब्रेक है कि नहीं है, पुल टूट गया है कि नहीं है, तो उस सब के लिए भी अल्ट्रासाउंड वाइब्रेटर यूज किया जाता है कि आपका कहीं कुछ ऐसा तो चेक करने के लिए। कोई बर्तन अगर टूटा हुआ है तो पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड वाइब्रेटर से। तो ये सब अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करते। अल्ट्रासाउंड, सबसे बड़ी बात है, अल्ट्रासाउंड चूहा खेलने के लिए यूज करता है, बैट अपने प्रेज को पकड़ने के लिए यूज करता है, वेल अपने एनिमीज और अपने माने किसी भी ऑब्स्टेकल को पता लगाने के लिए यूज करता है। कहने का मतलब अल्ट्रासाउंड लोग प्रोड्यूस भी कर सकता है और लेसन भी कर सकता है। चूहे देखोगे कि तुम्हारे सामने भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो अल्ट्रासाउंड होता है और वो हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है। तो भागा दौड़ी करते हैं, खेलते हैं। कभी घर में देखे हो इस तरह से चूहे दौड़ रहे हैं विदाउट एनी मेकिंग एनी नॉइज। तो ये सब जो रीजन होता है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स के लिए से प्रोड्यूस करके करते हैं। और उसी तरह से तुम लोगों को शॉक वेव जो होता है आपका, जिससे जस्ट भूकंप आने वाला होता है और मैंने तो आपका एक आवाज आती है जो इतना कम फ्रीक्वेंसी का होता है कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। लेकिन डॉग या अदर एनिमल्स ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो लोग सुन लेते हैं। और तुम लोग देखोगे कि भूकंप आने वाला रहेगा तो अगर गाय खूंटे से बंधी है तो वो चिल्लाना शुरू कर देगी और कोशिश करेगी कि अपने बंधन को तोड़ दे। उसी तरह से मैं डॉग भी बहुत चिल्लाएगा, बहुत भागेगा, दौड़ेगा, इस टाइप का। एलिफेंट, जंगल के जानवर सब दौड़ने लगते हैं जंगल में। तो ये सब जो है उन लोगों को इतनी कैपेबिलिटी है कि बिलो 20 हर्ट्ज वो सुन सकते हैं और नेचुरली उनको पहले ही पता हो जाता है कि अब भूकंप आने वाला है। तो हम लोग जानवरों को अगर रीड करें तो सचमुच में वो हम लोगों को हर चीज का इंफॉर्मेशन दे सकता है। चलो आगे हम लोग जानते हैं कि ये तो हमारा हुआ कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हमारा साउंड का आपका रेंज है हम लोग का ह्यूमन का। आप जानवर दोनों तरह का साउंड को सुन सकते हैं आपका। अब है लाउडनेस ऑफ द साउंड। पहले तो जानो कि लाउडनेस है क्या। लाउडनेस साउंड का है दैट इज डिग्री ऑफ श्रिलनेस। देखो साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होती है पिच, दूसरी लाउडनेस, तीसरी क्वालिटी और टिम्बर। पिच क्या है भाई? तो कहता है श्रिलनेस ऑफ साउंड।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, यानी कि एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच, पिच ऑफ द साउंड। और लाउडनेस इज द हाउ मच लाउड, यानी कि कितना एम्पलीट्यूड वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हमको लाउडनेस पता चलता है। इसकी एसआई यूनिट डेसिबल होती है, और 1/10 डेसिबल इक्वल टू हमारा 1 बेल होता है, और फोन भी आपका यूज किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड एनर्जी रीचेस इन यूनिट एरिया पर second, or its SI unit is watt per meter square. Loudness और intensity of sound is two different thing. Generally हम लोग क्या करते हैं, intensity of sound और loudness को एक ही साथ मेजर करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। intensity of sound आपका सेम हो सकता है, यानी कि sound energy reaches at unit area per second is same, but maybe a different loudness का हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको एक चीज नहीं मेजर करेंगे, ये अलग अलग चीज है। लाउडनेस इज द डिफरेंट थिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल हम लोग दोनों को एक ही मान के चलते हैं, यूज करते हैं, है ना। कहता है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज कंफर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग इज 20 डेसिबल टू 70 डेसिबल। इससे नीचे वाला वही साउंड हमारा क्या होता है, इरिटेटिंग होता है। जैसे फुसफुसा के कोई आसपास बस बस बोल रहा हो, वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। उसी तरह से आपका 70 डेसिबल से ऊपर, अगर आपका 65-70 डेसिबल से ऊपर का साउंड हो, या जैसे कि आप डीजे चलाते हो, आप लोगों को तो अभी नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में जाके ये क्या कहता है ना, आप लोगों को कान की बहुत सारी बीमारियों को देगा। एक तो नॉइज़ पॉल्यूट करता है ये। आप लोगों को लगता है कि ये डीजे बज रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इतनी तेज आवाज़ करते हो कि तुम्हारे कान के पर्दे हिलते रहते हैं, आस-पास की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन तुम लोग उसमें एन्जॉय करते हो। लेकिन अभी तो एन्जॉय कर रहे हो बेटा, लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो है, ये आपका टिनेटाइटिस एक बीमारी है, जिसमें कि हमारे साउंड में अपने आप व्हिसल बजने लगेंगे, अपने आप माने साउंड प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये धीरे-धीरे आप लोगों को आएगा। अब पहले तो इतनी नॉइज़ पॉल्यूशन थी नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब तो कम ही उम्र में लोगों को इस तरह की बीमारियाँ होने लगी है, जिसमें कि हम लोग क्लियर ऑडिबल नहीं, हम लोगों की साउंड आपस में ही गूंजती है। अब कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 1 meter per second at 0 degree Celsius and 344 meter per second at 22 degree Celsius। तो ये जो है ना 0.61 मीटर पर सेकंड से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आल्सो। ठीक है, तो ये दोनों से टेम्परेचर से भी इंक्रीज करता है और ह्यूमिडिटी से भी इंक्रीज करता है। और स्पीड ऑफ साउंड जो है वैक्यूम में 0 होता है, यानी कि विदाउट मीडियम ये प्रोपोगेट नहीं कर सकता। और इसकी स्पीड 331 एट 0 डिग्री सेल्सियस एयर में होती है, 344 मीटर पर सेकेंड इसका 22 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन इसकी स्पीड इससे ज्यादा होती है लिक्विड में, और इस उससे भी ज्यादा होती है सॉलिड में, यानी कि फास्टेस्ट है वो होता है इन सॉलिड एंड आपका मिडिल लिस्ट मीडियम होता है आपका लिक्विड में, और सबसे कम होता है एयर में, और वैक्यूम में तो 0 होता ही है। इसके अलावे हम लोगों को क्या है कि हम लोग जो है कि स्पीड को तो हम लोग डिफाइन कर लिए कि आपका स्पीड जो है चेंज करता है विथ साउंड। और तुम लोगों को एक चीज हम बताना भूल गए कि टिम्बर या क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक साउंड में पिच हुआ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज करेगा। लाउडनेस हुआ डिग्री ऑफ श्रिलनेस, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो आपका साउंड आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से आपका लाउडनेस ज्यादा होगा। और जैसे जैसे लाउडनेस का है कि जैसे कि तुमको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं जैसे बोल रही हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मैंने अपने सरफेस एरिया अपने माउथ का बढ़ा लिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्या सरफेस एरिया बढ़ने से लाउडनेस बढ़ जाता है?
जैसे तुम लोग देखे होगे तबला में और ड्रम में, अगर तबला को भी उतना ही फोर्स से पीटो और ड्रम से भी, तो नेचुरली ड्रम की आवाज लाउड होगी और तबले की उतनी लाउड नहीं होगी। तो कहने का मतलब लाउडनेस और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एम्पलीट्यूड के एंड surface area of the source के, and also depends on the distance between the source and listener। सोर्स और लिसनर के बीच में आपका डिपेंड करता है। और क्वालिटी ऑफ द साउंड है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम अगले क्लास में फिर डिटेल में बता देंगे तुम लोगों को। इसमें अभी हम इतना ही बता दें कि क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो आपका जब आपका सेम पिच और सेम लाउडनेस का साउंड हो, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको हेल्प करता है टिम्बर और क्वालिटी ऑफ द साउंड। सो आप लोग जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोग कैरिकेचर करते हैं, और कैरिकेचर करके उन लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किसी-किसी का नकल भी कर लेते हैं। लेकिन क्या है, तुम पहचान जाते हो ना कि ये नकल कर रहे हैं, ये उनकी असल आवाज़ नहीं है। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। अच्छा बच्चों, अब आगे हम तुम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड में बताएं तुम लोगों को कि अगर कोई व्हीकल साउंड की स्पीड जो एयर में है उससे ज्यादा स्पीड से मूव करती है, तो उसको हम लोग सोनिक जेट कहते हैं। जेट जो भी है, और सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। तो जब सुपरसोनिक जेट जब मूव करती है तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, और उस साउंड को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। वो इतना लाउड होता है, इतना एम्पलीट्यूड हाई होता है कि इट मे क्रैक विंडो पैन और डैमेज द बिल्डिंग, इवन मे कॉज लॉस ऑफ हियरिंग। यानी कि एक बार तो सुन लोगे, यानी कि सुपरसोनिक साउंड जो है वो सुन तो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि उसे सुनने के बाद दोबारा कभी ना सुन सको, यानी कि हो सकता है आपका कान का पर्दा फाड़ दे। अब है साउंड वेव आल्सो फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइक लाइट वेव, है ना। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट वेव आल्सो, यू आर नोइंग वेरी वेल, और sound wave also। Incident wave, reflective wave, normal at the point of incidence, all lie at the same plane, and angle of incidence equal to angle of reflection। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन। अब है ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या करता है, कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो आपको कॉज करता है, इसका हम लोग यूज भी करते हैं, इको कॉज करता है। साउंड वेव जो है वो इको कब कॉज करता है, जब आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि आपका स्मूथ सरफेस पे है। देखो, लाइट तो है कि रिफ्लेक्टिंग एंड शाइनिंग सरफेस होना चाहिए, लेकिन साउंड के लिए आप स्मूथ सरफेस है, तो वहां से वो आपका रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, वापस आ जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। और जब बाउंस बैक होके आएगा तो वो हम लोग उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये जस्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल आर एट द सेम प्लेन, एंड आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों का परसिस्टेंस टाइम 1/10 सेकेंड है। परसिस्टेंस टाइम माने क्या, हम लोग को एक साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरा साउंड जब आएगा तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 1/10 सेकेंड का, तब हम क्लियर सुन सकेंगे। अदरवाइज हम लोगों को क्या हो जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो परसिस्टेंस टाइम उसी को कहते हैं। हमारा ब्रेन जितने से हमको रिकॉग्नाइज कर दे कोई भी दो आवाज को, तो उसको हम लोग परसिस्टेंट टाइम कहते हैं। माने एक अपनी छाप जब बना सके और छोड़ सके उस जगह पे अपने आप हमारे ब्रेन में। तो 1/10 सेकेंड हमारा परसिस्टेंट टाइम है। और हम लोगों को रिफ्लेक्ट करके साउंड को सुनना है। तो मान लो कि हम कहीं खड़े हैं, तो हमारा डिस्टेंस वहां से 2D है, यानी कि डी डिस्टेंस है और डी को 2D। तो हम लोग अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें, उस समय स्टॉप वॉच चलाएंगे, और जब पहुंच जाएगा मेरे कान में दोबारा, तो ये हमारा इको होगा। अगर हम लोग के कान में क्लियरली हमारा ही साउंड सुनाई पड़ रहा है, यानी कि सोर्स तक विदाउट मतलब क्लियर साउंड हमारा पहुंच जाए, तो हम इसको कहते हैं इको। और इको का तुम लोगों ने फिल्म वगैरह में सुना होगा कि एक बार नाम पुकारा बहुत बार आवाज आई। तो ये इसलिए होता है कि हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिस्टेंस पे और
डिफरेंट डिस्टेंस पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं और पहाड़ है और ये है विलेज एरियाज में, तो क्या होता है कि सारे साउंड अलग अलग रेंज से टकरा के आते हैं और हमारी खुद की एक आवाज का बदले में हमको 3-4 आवाज रिफ्लेक्ट होके सुनाई पड़ती है। दैट इज कॉल्ड इको। तो इको जो है वो हम लोग इको को हम लोग पर्पसली यूज भी करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको हम लोग निकालने के लिए हमारा है कि 2d इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस बराबर तुम लोग जानते हो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जितने टाइम में पहुंचेगा, तो अगर हमारा परसिस्टेंस टाइम 1/10 सेकेंड है और 22 डिग्री सेल्सियस है, तो 344/10 यानी कि 34.5 इक्वल टू 2d, यानी d इक्वल टू 17.2 मीटर। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर लिस्ट minimum distance for listening the echo, that is the 17.2 मीटर, है ना। और अगर तुम कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका 16.55 होता है 331 मीटर पर सेकंड से। तो अगर राउंड लेंगे तो 17 मीटर, यानी इको हमारा राउंड डिजिट में कहो तो 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ताकि हमारा आवाज हम ही को सुनाई पड़ सके। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस फॉर इको इज द 17.2 मीटर। अब है कि इस इको को हम लोग क्या करते हैं, सोनार में भी यूज करते हैं। सोनार में क्या करते हैं, हमारे पास सोनार में जो बोट है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग समुद्र के अंदर में, आपका समुद्र के अंदर में कोई डेप्थ कितना है, या कोई भी पहाड़ तो नहीं है समुद्र के अंदर में, कोई इस तरह का कोई सबमरीन डूब तो नहीं गया है, सब मर्ज तो नहीं किया है, सबमरीन लाइफ तो नहीं है वहां पे, या कोई हमारा क्या कहोगे बोट शिप ये सब डूबा हुआ है, तो उसकी खोज करने के लिए यूज होती है। इसीलिए कहा जाता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इको रेंजिंग का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड इको रेंजिंग का यूज करते हैं। यानी अल्ट्रासाउंड वेव जो कि हम लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो हम एक प्रोड्यूसर रखते हैं, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, जो जाता है और ऑब्स्टेकल से, यानी कि या तो आपका सी बेड से, या आपका अगर हिल्स है या आइसबर्ग है, तो उससे टकरा कर वापस लौटता है और हमारे पास फिर एक रिसीवर होता है, अल्ट्रासाउंड रिसीवर, वो उसको कलेक्ट करता है और उसके साथ टाइम सेटिंग होती है, तो हम लोग को पता चल जाता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर रहता है। तो हम लोगों को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं और हम लोग को मिल जाता है कि कितना डेप्थ है और कहाँ पे ऑब्स्टेकल है समुद्र के अंदर में, ये पता लगाने, या कोई चीज डूब गया है तो कहाँ पे है, तो ये पता लगाने में हमको ये हेल्प करता है। इसके बाद बेटा हम लोग को पढ़ना है टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड। तो इसमें एक चीज तुम लोग जान लो कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन, सबसे पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वन कंप्लीट वाइब्रेशन को डिफाइन करता है, वो है व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम अनदर साइड एंड बैक टू मीन। यानी कि झूला झूलते हो, तो झूला झूलते हो जहां पे रेस्ट पोजीशन रहता है, उसको हम लोग मीन माने। तो अगर एक साइड गए तो वो आपका एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एंड अनदर साइड एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ना। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एंड बैक टू एक्सट्रीम, दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये डेफिनेशन है, देखो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन, और इसका वेव बनाओगे तो ये इस तरह का हो गया, mean to extreme, extreme to extreme and back to mean, that is one complete oscillation। इसके बाद हम लोगों का आता है कि एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड के बारे में जान लो कि ये वेव बना मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन। अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप झूला झूलते हो तो एक साइड जहां लार्जेस्ट डिस्टेंस एक साइड जाते हो, दैट इज एम्पलीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड हम लोग का हो गया
कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसका एसआई यूनिट ऐसे इन जनरल आपका डिस्टेंस से होता है तो मीटर होता है, लेकिन हमारे साउंड के केस में इस या तो डेंसिटी ग्राफ बनाते हैं और डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी टाइम या प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रेशर टाइम के साथ बनाते हो। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट होगा वो डेंसिटी के केस में आपका मास डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, और प्रेशर के अनुसार प्रेशर का। आप इस डिपेंड करता है कि आपने ग्राफ किसका प्लॉट किया है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में कितनी बार ये कंप्लीट वाइब्रेट करता है ना। तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी 50 हर्ट्ज यानी कि 50 टाइम्स एक सेकेंड में वाइब्रेट करता है आपका। इसका मतलब 100 बार अप एंड डाउन होता है, ठीक है ना। वहां पे मेन पोजीशन से 100 बार मूव करता है, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। तो ये आपका घर का जितना भी आपके घर में पावर सप्लाई होता है ना, वो 50 हर्ट्ज का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 50 हर्ट्ज मतलब 100 टाइम्स वो पॉजिटिव और निगेटिव जाता है, और 50 टाइम्स कंप्लीट वाइब्रेट करता है। एक तरफ मीन और दूसरे तरफ मीन को हम लोग अप एंड डाउन कहते हैं। तो ठीक है, तो आपका उसको क्रेस्ट एंड ट्रफ कहो या आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहो। तो टोटल आपका ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, आप समझ रहे हैं। और इसको हम लोग एफ, न्यू और एन किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे तुमको एक छोटा सा एग्जांपल, अ पेंडुलम वाइब्रेट्स 500 टाइम्स इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इसमें तुम लोग यूनिटरी मेथड यूज करोगे। जैसे कि तुम लोग कहते हो ना 10 आम का दाम 50 रुपया है, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपया। कैसे भाई, तो 50/10 5 रुपया हो गया। लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि साउंड के केस में भी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे कि 25 सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है 500 टाइम्स, तो इन 1 सेकेंड वाइब्रेट 500/25 यानी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। और फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज इज द वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, और आपका साइकिल पर सेकेंड भी कर सकते हो, वाइब्रेशन पर सेकेंड भी कर सकते हो, ऑसिलेशन पर सेकेंड, दैट इज ऑल्सो 1 हर्ट्ज इक्विवेलेंट टू द 1 हर्ट्ज। सो 1 हर्ट्ज, तो यहाँ पे ये 20 हर्ट्ज आया। और तुम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी t इक्वल टू 1/n एंड 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1/t। सो 0.05 सेकेंड हो गया। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल इस तरह से अगर आया तो हम लोग बना लेंगे। इसके बाद हम लोगों का आता है नेक्स्ट टर्म हमारा आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है भाई, तो टाइम पीरियड of the vibrating body is complete vibration, time taken by the vibrating body in one complete vibration is called time period। और इसका SI यूनिट होता है आपका सेकेंड और रिप्रेजेंटेड बाय टी। और ये ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि t इक्वल टू 1/n, n इक्वल टू 1/t। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है भाई, तो कहता है कि एक कंप्लीट वेव में जो हमारा एक कंप्लीट वेव में आपका ये कंप्रेशन हुआ मान लीजिए, या रेयरफैक्शन हुआ। तो कंप्रेशन से रेयरफैक्शन, या अगर वॉल्यूम लोगे तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन हो जाएगा, और ये आपका कंप्रेशन हो जाएगा। और अगर प्रेशर या डेंसिटी लोगे तो ये आपका हो जाएगा कंप्रेशन, और ये रेयरफैक्शन। तो ये आपका है। और इसका जो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन में इस तरह से वाइब्रेट करता है, और एनर्जी जो है वो प्रोपोगेट करता है। एनर्जी यानी कि साउंड एनर्जी प्रोपोगेट कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक वेव को कंप्लीट करने पे जो वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट किया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा वेव, उस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि देखिए आपका वेवलेंथ क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज वेवलेंथ।
और इसका भी SI यूनिट मीटर होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है भाई? तो वेलोसिटी तो तुम लोग जानते हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल करा जाएगा पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ टाइम। और ये जो हम लोगों को पता है कि वेव बराबर टाइम v इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस चला गया उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, और जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड करते हैं। तो लेमडा बाई टी, और तुम 1/t इक्वल टू n होता है, सो n लेमडा। सो हमारा एक और फॉर्मूला मिल गया, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का आता है कि आपको कैलकुलेट दी वेव length of the sound wave whose frequency is 220 hertz and speed is 440 meter per second। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा वी नो v इक्वल टू एन लेमडा और लेमडा इक्वल टू v बाई एन, और 2 मीटर आपका वेवलेंथ हो गया। तो बच्चों आज हम इतना ही, अगले दिन हम लोग और डिटेल से साउंड को पढ़ेंगे, है ना।